हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994 का एक्ट। स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 5 से, जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी। स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 17 से, जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी। तो जब भी बात करेंगे हम यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल कौन करता है? तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट वन और मोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज बनाएगी एक या एक से ज्यादा ईच यूनियन टेरिटरी के लिए इस एक्ट में। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वन और मोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर होल और पार्ट ऑफ अ स्टेट फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैविंग रिगार्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फेटिसाइड। तो फीमेल फेटिसाइड जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, मतलब बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनाएगी, या तो होल के लिए या तो किसी पार्ट के लिए स्टेट में, एक या एक से ज्यादा, जो उन चीजों की प्रॉब्लम से डील करेगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फेटिसाइड से रिलेटेड। अब उसके बाद है थर्ड पॉइंट में, थर्ड सेक एक मिनट, हाँ, सेक्शन 17 के थर्ड सबसेक्शन में, कि जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, वो सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में वो कौन होंगे? सबसे पहले, व्हेन अपॉइंटेड फॉर अ होल ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसिस्टिंग फॉलोइंग 3 मेंबर्स। तो जब भी कभी पूरे स्टेट के लिए या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले एक ऑफिसर होगा जिसका रैंक है वो होगा अब जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, और मतलब जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन का। उसके बाद एमिनिएंट वुमेन होगी जो कि रिप्रेजेंट करती है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद कोई भी ऑफिसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसर्न का। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट में, प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये ड्यूटी है स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, जो कि कंसर्न है कंस्टिट्यूट करते हैं मेंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कमिंग इन फोर्स ऑफ द पीसीपी एनडीटी एक्ट अमेंडमेंट 2002। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बताई हुई है प्रोवाइडेड दैट में, मतलब यहाँ ऊपर तो बता दी कि कौन कौन यहाँ पे रहेंगे। ये सब तो सबसे पहले एक यहाँ पे ऑफिसर रहेगा जिसका रैंक अब होगा ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि चेयरमैन होगा। एमिनेंट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के होंगी। और कोई भी ऑफिसर होगा लॉ डिपार्टमेंट का स्टेट में यूनियन टेरिटरी में। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो स्टेट की ड्यूटी होगी कि जो यूनियन टेरिटरी है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी मल्टी मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कब से करना पड़ेगा उनको? ये मतलब ड्यूटी है स्टेट की और यूनियन टेरिटरी के, उनको अपने लेवल पे मल्टी मेंबर बनाना पड़ेंगे। मतलब मल्टी मेंबर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाना, मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाना पड़ेगी उसमें मल्टीपल मेंबर होंगे। स्टेट के लिए अलग, यूनियन टेरिटरी होगी तो यूनियन टेरिटरी के लिए अलग हो। और जो होंगे वो विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर आना बनाना पड़ेगी। जब भी ये एक्ट आया, जब भी अमेंडमेंट आई 2002 की, ये 2002 के अमेंडमेंट से आया है, इसको याद रखिएगा, तब से इनको बनाना पड़ेगा। सर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है दैट एनी वैकेंसी occurring therein shall be filled within 3 months from of that occurrence। तो जो भी वैकेंसी है यहाँ पे, अगर कोई वैकेंसी होगी तो उसको कितने दिन फिल करना पड़ेगा? तो विद इन 3 मंथ्स में होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई वैकेंसी हो गई इनकेस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, तो उसको 3 मंथ के अंदर फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद है व्हेन द अपॉइंटमेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जब भी किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है किसी पार्ट ऑफ स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में ऑफ सच अदर रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट में दी फिट। तो जब भी अपॉइंटमेंट हुआ किसी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में, तो सच अदर रैंक भी दिया जाएगा। ऑफ सच अदर रैंक, कुछ ऑफिसर्स दिए जाएंगे कुछ अदर रैंक के, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, मतलब जो उनको ठीक लगेगा। डीम फिट लिखा हुआ है।
उसके बाद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कौन-कौन से फंक्शन होंगे। सबसे पहले कौन-सा फंक्शन होगा कि वो ग्रांट कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है, कैंसल कर सकती है रजिस्ट्रेशन किसी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जेनेटिक लैबोरेटरी का, जेनेटिक क्लिनिक का। और फिर उसके बाद एनफोर्स कर सकती है स्टैंडर्ड्स जो कि प्रिस्क्राइब रहेंगे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के लिए, जेनेटिक लैबोरेटरी के लिए, जेनेटिक क्लिनिक के लिए। और इन्वेस्टिगेट कर सकती है कंप्लेन की किसी भी तरीके का ब्रीच हुआ है क्या प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के, और या फिर रूल्स जो कि बनाए गए हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। और एंड टू सीक एंड कंसीडर एडवाइस लेगा जो भी एडवाइजरी कमिटी देगी कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस सबसेक्शन 5 जो कि सबसेक्शन 5 में कंस्टिट्यूट है ऑन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आई या फिर कोई कंप्लेन आई फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन और कैंसिलेशन कैसे होगा। उसके बाद टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, तो किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लिया जाए अगेंस्ट सेक्स सिलेक्शन टेक्निक के अगेंस्ट कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। मतलब टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट यूज जो कर रहा है, यूज ऑफ एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक बाय एनी पर्सन एट एनी प्लेस। कोई भी पर्सन अगर कहीं भी किसी जगह पे भी कोई भी ये सेक्स सिलेक्शन टेक्निक का यूज कर रहा है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और स्यू मोटो भी ले सकते हैं, और जब भी नोटिस उनको ब्रॉट हुआ तो इमीडिएट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना इस मैटर पे। फिर एफ है कि टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सिलेक्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये जो है कि पब्लिक को अवेयर करना है यहाँ पे कि प्रैक्टिस जो है इन सब चीज़ से रिलेटेड, कि सेक्स सिलेक्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना कि इसके ये सब चीज़ें मिक्स यूज़ वगैरह है तो उसकी पनिशमेंट वगैरह मिलती है, ये सब बताना। तो मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको बताए हैं। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले को फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना किसी पर्सन का जो यूज़ कर रहा है इन सब टेक्निक को किसी पर्सन के खिलाफ, या फिर जब किसी पर्सन ने कंप्लेंट किया उसकी मोटो भी कर सकते हैं जब भी इनको कहीं से भी पता चला, और ये इनिशिएट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में। तो जी पॉइंट है वो सुपरवाइज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोविजंस इस एक्ट के। और एच में है कि वो रिकमेंड करेंगे टीएसबी और स्टेट बोर्ड्स को नोटिफिकेशन करके रिक्वायर्ड रूल्स बना के विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, की जो भी टेक्नोलॉजी या सोशल कंडीशन चेंजेस हो रही हैं। मतलब इसको बोर्ड्स वगैरह जो यहाँ पे जैसे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उनको ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे। और वो टेक एक्शन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, तो एडवाइजरी कमेटी के वो एक्शंस लेंगे जैसा कि रेकमेंड किया गया होगा एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, वो एक्शन लेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे कंप्लेन की सुपरविजन और कैंसिलेशन करने के लिए इस एक्ट के। उसके बाद लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंस्टिट्यूट करेंगे एडवाइजरी कमेटी, जो हम एडवाइजरी कमेटी का यहाँ पे बात कर रहे थे। और एडवाइजरी कमेटी फॉर ईच अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है जो कि एड करेगी और एडवाइस करेगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, कि इनके फंक्शन किस तरीके से डिस्चार्ज करना चाहिए। और अपॉइंट करेगी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी टू बी चेयरमैन, कि वन ऑफ द मेंबर जो होगा एडवाइजरी कमेटी का वो चेयरमैन होगा। अब एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होगा, तो एडवाइजरी कमेटी में शैल कंसिस्ट ऑफ, तो एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले 3 मेडिकल एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम अमंग्स द गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, या ऑब्टेट्रिशियंस जो भी हैं, फिर पीडियाट्रिशियंस होंगे और मेडिकल जेनेटिक्स होंगे। और 1 लीगल एक्सपर्ट होगा और अदर ऑफिसर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे डिपार्टमेंट जो कि डीलिंग विद इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज अ केस में भी। तो यहाँ पे जो कुछ ऑफिसर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे डिपार्टमेंट जो कि डील करता है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का एज द केस में भी।
और 3 एमिनेंट सोशल वर्कर होंगे, of whom not less than one shall be from amongst representative of women organization। तो कुछ 3 एमिनेंट सोशल वर्कर होंगे जिसमें से नॉट लेस देन वन, एक से कम नहीं, एक कम से कम एटलीस्ट वन होगी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की होगी। फिर उसके बाद है सेक्शन मतलब सब सेक्शन 7। तो सब सेक्शन 7 बोलता है नो पर्सन हु हैज बीन एसोसिएटेड with the use of promotion of prenatal diagnostic technologies for determination of sex or sex selection shall be appointed as a member of advisory committee। तो जब हम ये एडवाइजरी कमेटी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एडवाइजरी कमेटी में जो मेंबर्स बताए गए हैं इसमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने अपने आप को एसोसिएट किया होगा कभी इन सब चीजों की यूज में या इनका प्रमोशन में। और जो भी एडवाइजरी कमेटी होगी वो कब मीट करेगी, तो मीट एट एंड व्हेन इट थिंक्स फिट, जब भी उनको ठीक लगेगा वहां पे तब वो मिलेंगे, और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और जब भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी कंसिडरेशन के लिए ऑन एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की, जब भी किसी तरीके की उनको एप्लीकेशन मिली किसी का रजिस्ट्रेशन की या कोई भी कंप्लेन मिली है सस्पेंशन करने की या कैंसिलेशन करने की रजिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर एडवाइस देने के लिए। तो एडवाइजरी कब मिलेगी, जब उनको ठीक लगता है तब वो मिलेंगी, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जब उनको कंसिडरेशन करने के लिए बोले कि मिलना चाहती है किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड की, या तो किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को कंप्लेन आई है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, सस्पेंशन हो जाना चाहिए, कि इसके ऊपर एडवाइस चाहिए तो। और जो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिटवीन एनी टू मीटिंग शैल नॉट एक्सीड प्रिस्क्राइब पीरियड, तो जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है उससे ज्यादा यहाँ पे एक्सीड नहीं हो सकता दो मीटिंग का। मतलब जो पीरियड है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इंटरवीनिंग जो पीरियड है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन एनी टू मीटिंग्स, जो एनी टू मीटिंग्स का पीरियड इंटरवीनिंग है वो शैल नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होगा प्रिस्क्राइब पीरियड से। मतलब जो गैप होगा दो मीटिंग्स का वो प्रिस्क्राइब पीरियड से ज्यादा नहीं होगा। फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, सब्जेक्ट टू विच द पर्सन में बी अपॉइंटेड टू एडवाइजरी कमिटी एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच कमिटी इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिसके लिए पर्सन में बी अपॉइंटेड, जिसके लिए पर्सन अपॉइंट किया जाता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होंगी सब्जेक्ट टू अ पर्सन में बी अपॉइंटेड टू एडवाइजरी कमेटी के, एडवाइजरी कमेटी में कैसे पर्सन अपॉइंट होगा, और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कमेटी के द्वारा अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए प्रिस्क्राइब होगा वही फॉलो किया जाएगा। फिर इसके बाद है पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की पावर के बारे में बात करें, मैं एडवाइजरी कमेटी के बारे में नहीं, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की पावर्स के बारे में बात करें, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होंगी, तो द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल हैव पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। सबसे पहले वो समन कर सकते हैं किसी पर्सन को जिसके पास पोजेशन में है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बताती है वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के बारे में, या फिर रूल्स जो कि इसके रिलेटेड बनाए गए हैं। फिर प्रोडक्शन करवा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का और मटेरियल ऑब्जेक्ट का जो कि रिलेटेड है क्लॉज 1 में, सॉरी क्लॉज ए में। और फिर इशू कर सकते हैं सर्च वारंट किसी भी प्लेस पे जो कि सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे इंडल्जिंग हुई है किसी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक या प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से, या कोई अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। तो रजिस्ट्रेशन करता है जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जेनेटिक लेबोरेटरी का और जेनेटिक क्लिनिक का। तो उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जेनेटिक लेबोरेटरी का, जेनेटिक क्लिनिक का, तो नो पर्सन, तो कोई भी पर्सन जो है वो ओपन नहीं कर सकता जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक को, इंक्लूडिंग क्लिनिक, लेबोरेटरी, सेंटर जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है और इमेजिंग मशीन होती है, स्कैनर होता है और एनी अदर टेक्नोलॉजी होती है जो कि कैपेबल है
अंडरटेकिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जो कि डिटरमाइन कर सकती है सेक्स ऑफ फेटस का या सेक्स सिलेक्शन को, और रेंडर करती है सर्विस इसी से रिलेटेड एनी ऑफ देम। एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जब भी ये वाला एक्ट आया जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, और अब फिर जो उसके बाद अमेंडमेंट आया, तब तक यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता। कब तक ओपन नहीं कर सकता? अनलेस द सेंटर लेबोरेटरी क्लिनिक इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जब तक वो रजिस्टर नहीं करा लेते इस एक्ट में। फिर सब सेक्शन 2 है कि एवरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जो देना है सब सेक्शन 1 में, शैल बी मेड टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन की जाएगी और उस फॉर्म में की जाएगी, उस मैनर में की जाएगी, और साथ ही साथ एकोम्पनाइड फीस दी जाएगी, एकोम्पनाइड बाय सच फीस एज मी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब फी है वो दी जाएगी। फिर उसके बाद सब सेक्शन 3 है कि जो भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक है, जो भी इंगेज है या तो आइदर या एक्सक्लूसिवली, मतलब या तो पार्टली है या एक्सक्लूसिवली है, जो कि काउंसलिंग करता है, कंडक्ट करता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी सॉरी टेक्निक्स का, या एनी ऑफ द पर्पस जो कि मेंशन किया गया सब सॉरी सेक्शन 4 में, इमीडिएटली बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के पहले से अगर कोई भी ये चीज़ें अगर कुछ काम कर रही थी, मतलब जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर थे, जेनेटिक लेबोरेटरी थी, जेनेटिक क्लिनिक थे, और या तो पार्शली या एक्सक्लूसिवली इस चीज़ में एंगेज थे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ये एक्ट आया, जिस एक्ट का जिस दिन कमेंसमेंट हुआ, उसके 60 डेज़ में शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उससे 8 दिन के अंदर जब भी एक्ट आया, तब के अंदर उनको ये रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6, सेक्शन 6 की प्रोविजन के हिसाब से जो भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, जो कि एंगेज हुए हैं किसी भी काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट कर रहे हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, वो सीज टू कंडक्ट हो जाएंगे। मतलब सेक्शन 6 के हिसाब से कोई भी अगर ये जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, जो कि इन सब चीज़ों में एंगेज हैं, वो सीज टू कंडक्ट हो जाएंगे एनी सच काउंसलिंग और टेक्निक ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, कि जैसे एक 6 मंथ एक्सपायरी हो जाते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के। अनलेस अनलेस भी मतलब बताया कि अगर उन्होंने मतलब क्या है कि जो सेंटर है, लेबोरेटरी है, क्लिनिक है, उन लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करा नहीं लिया हो इस एक्ट की कमेंसमेंट हो जाने के बाद, और सो रजिस्टर सेपरेटली और जॉइंटली, या तो सेपरेटली या जॉइंटली रजिस्टर हो गए हैं टिल द एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ व्हिचएवर इज अर्लियर, तो या तो जब तक उनकी एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं होती है, जब तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता तब तक। तो मतलब यहाँ पे सीधी-सीधी बात है कि एक्ट आने के 6 महीने के अंदर-अंदर हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना था। अगर कोई पहले से कुछ काम कर रहा था, तो जैसे ये एक्ट आए हुए 6 महीने खत्म हो गए और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, या तो सेपरेटली या जॉइंटली, और जो एप्लीकेशन भी डिस्पोज़ हो गई, तब से उनको यहाँ पे काम कर सकते हैं वो, मतलब जब भी उनको यहाँ पे परमिशन मिल गई मतलब। अब नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक है, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा इस एक्ट में अनलेस द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, जब तक कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं आती कि जो सेंटर है, लेबोरेटरी है और क्लिनिक है, वो इस पोजीशन में है कि प्रोवाइड करेगा उसको सारी फैसिलिटीज, मेंटेन करेगा कुछ इक्विपमेंट स्टैंडर्ड जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब सेक्शन 19, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो जब भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जब भी इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि जो एप्लीकेशन है उसमें कंप्लाई किए गए हैं सारे रिक्वायरमेंट इस एक्ट के, इस रूल्स के जो भी बनाए गए हैं, और जो भी एडवाइस है एडवाइजरी कमेटी की इसके बिहाफ में, वो ग्रांट कर देंगे एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ज्वाइंटली या सेपरेटली, किसी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर को, जेनेटिक लेबोरेटरी को, जेनेटिक क्लिनिक को, ऐसा केस में भी। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है इफ आफ्टर इंक्वायरी, अब जब भी इंक्वायरी हो जाएगी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, की जब भी उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी सुनने की एप्लीकेंट को, हैविंग रिगार्ड टू द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी कमिटी, और एडवाइजरी कमिटी के एडवाइस को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो गई कि जो एप्लीकेंट है उसने कंप्लाई नहीं की गई है उसके थ्रू यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो भी थी इस एक्ट की और रूल्स जो थे,
तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में क्या कर सकती हैं, रिजेक्ट कर सकती हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को। अब जो एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है शैल बी रिव्यूड इन सच मैनर, तो जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे, जो भी सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो रिव्यू किया जाएगा सच मैनर में, एंड आफ्टर सच पीरियड, और कुछ पीरियड के बाद, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी रजिस्ट्रेशन उनको एक बार मिल गया उसको रिन्यू किया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, और कुछ पेमेंट फीस की देना पड़ेगी जैसा कि प्रिस्क्राइब होगा। और जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो डिस्प्ले किया जाएगा रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर में, रजिस्टर्ड सॉरी, और जेनेटिक लेबोरेटरी में या जेनेटिक क्लिनिक जो भी है उसकी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे और प्लेस ऑफ बिजनेस में। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना भी बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड जो भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, प्लेस ऑफ बिजनेस में, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर में रख लेंगे अपने तो आपके चल जाएगा, जहाँ पे ये चीज का काम हो रहा है वहां पे ये डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पे फ्रेम्ड होना चाहिए, मतलब मड़वाया हुआ होना चाहिए वहां पे दीवारों पे ये चीजें। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में रखेंगे ये रजिस्ट्रेशन, जो आपको मिल गया तो चलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा एक्ट पे आने के बाद। फिर सेक्शन 20 है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो या तो सुयो मोटो या मतलब खुद से ही, या तो कंप्लेन उसको मिली, वो इशू कर सकती है कि नोटिस जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर को, जेनेटिक लेबोरेटरी को, जेनेटिक क्लिनिक को, और उनसे बोल सकती है कि शो कोस करें कि उनका रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जाए, कैंसिल किया जाए। और नोटिस में वो रीजन भी बताएंगे कि क्या रीजन है, क्यों उनका ऐसा नोटिस दिया जा रहा है। सब सेक्शन 2 है कि इफ गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जब भी आफ्टर रीजनेबल गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम देंगे उसको, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर को, जेनेटिक लेबोरेटरी को, जेनेटिक क्लिनिक को, और उसकी एडवाइस को रिगार्ड में रखते हुए जो एडवाइजरी कमेटी है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अगर सेटिस्फाई हो गई कि हाँ यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हुआ है या किसी रूल्स का, तो विदाउट प्रिजुडिस टू द क्रिमिनल एक्शन, तो उसकी क्रिमिनल एक्शन जो उसके ऊपर लिए जाएंगे वो तो अलग चीज है, उनको बिना इफेक्ट करे ये क्या कर सकते हैं, इट में टेक अगेंस्ट, मतलब जो भी उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ले जा सकते हैं, उनके अलावा क्या कर सकते हैं वो सेंटर का, लेबोरेटरी का, क्लिनिक को सस्पेंड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन उनका फॉर सच पीरियड, उतने पीरियड के लिए इतना कि उनको ठीक लगे, या फिर कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को एज द केस में भी, मतलब जो उनको ठीक लगे। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन फर्स्ट एंड टू, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में क्या हुआ। इफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज ओपिनियन, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अगर ये ओपिनियन है कि ये नेसेसरी है और एक्सपीडिएंट है टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, इट मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन किसी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जेनेटिक लेबोरेटरी का, जेनेटिक क्लिनिक का, विदाउट इशूइंग एनी सच नोटिस रेफर टू सबसेक्शन 1। तो अगर उनको यहाँ पे एक बात है कि अगर उनके ओपिनियन में ये चीज है कि नेसेसरी है, यहाँ पे इट इज नेसेसरी एक्सपीरियंस टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर रीजन जो कि वो राइटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सस्पेंड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन किसी भी चीज का, मतलब किसी भी यहाँ पे सेंटर का, क्लिनिक का, लेबोरेटरी का, बिना लाइसेंस इशू किए, विदाउट इशूइंग, मतलब उनको बिना नोटिस दिए भी उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर सकते हैं। फिर सेक्शन 21 है अपील। अपील जो है कि जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है या जेनेटिक क्लिनिक है, वो विद इन 30 डेज, जब भी उनको यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ, मतलब ऑर्डर रिसीव हुआ उनको जब भी यहाँ का सस्पेंशन और कैंसिलेशन का, रजिस्ट्रेशन का, किसी का भी, जो कि पास किया गया है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का सेक्शन 20 में, तो वो प्रेफर कर सकते हैं अपील उस ऑर्डर की। तो और अपील का मतलब अपील कहाँ प्रेफर की जाएगी उस ऑर्डर की जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने पास किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, मतलब पॉइंट 1 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी अगर जो है अपील इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का ऑर्डर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील जाएगी, और नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी अगर जो अपील है
वो ऑर्डर ऑफ स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का है। इन अ मैनर इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जाएगी, जैसे कि मैनर प्रिस्क्राइब किया गया होगा।